हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये भी हमारा एफएम का एक चैप्टर है और ये आपकी तीसरी यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले कवर कर रही हूँ। न्यूमेरिकल टॉपिक हम इसके बाद में कवर करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से मतलब है कि हम अपनी जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उसके लिए अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसा हम कहाँ कहाँ से रेज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल, जिसकी हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि द प्रोविज़न ऑफ मनी टू अ कंपनी टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म requirements and long-term requirements and investments. In financing their business operations, companies typically resort to a mix of internally generated funds and external capital. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोविज़न ऑफ मनी किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर करती है तो वो किन किन नीड्स को पूरा करने के लिए करती है। अपनी वर्किंग कैपिटल यानी जो डे टू डे या रूटीन की जो उसकी फाइनेंस के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, और जो लॉन्ग टर्म के लिए उसको ज़रूरत है उसके लिए। तो अगर हम बात करें तो हमें मेन किस तरह की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म के फंड्स की और लॉन्ग टर्म के फंड्स की। तो यहाँ पे अगर हम टाइम के बेसिस पे अगर हम इनको कैटेगराइज करें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसके अलावा हम मीडियम टर्म में भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए नीचे ये लिखा हुआ है, इन फाइनेंसिंग देयर बिजनेस ऑपरेशंस कंपनीज टिपिकली रिजोर्ट टू अ मिक्स ऑफ इंटरनली जनरेटेड फंड्स एंड एक्सटर्नल कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जो जनरेशन है फंड्स की, उसके बेसिस पे भी हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। किस तरह के हो सकते हैं फंड्स? जो इंटरनली जनरेटेड है। इंटरनली जनरेटेड का मतलब जो फर्म ने खुद जनरेट करे हैं, या फिर एक्सटर्नल कैपिटल जो फर्म ने बाहर से अगर किसी की हेल्प ली है तो इंटरनल जनरेटेड में जैसे फर्म के प्रॉफिट्स हैं जो एज रिटेन्ड अर्निंग्स फर्म के अंदर रखे हुए हैं, हम उनको इंटरनली जनरेटेड फंड्स कहेंगे। और एक्सटर्नल कैपिटल जैसे कि मान लो हम बाहर से कोई लोन ले रहे हैं तो वो एक्सटर्नल कैपिटल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको किन में डिवाइड कर सकते हैं। जनरेशन के बेसिस की अगर बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। वो मैंने आगे वाली जो स्लाइड है उसमें डिस्कस कर रखे हैं। जैसे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि जब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, उनको क्लासीफाई करने की बात करते हैं, तो हम किन किन तरीक़ों से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अभी जब मैं इसका मीनिंग समझा रही थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि टाइम के बेसिस पे, टाइम पीरियड के बेसिस पे, जिसमें हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ओनरशिप के बेसिस पे, ओनरशिप से मतलब है कि हु इज़ द ओनर ऑफ दोज फंड्स, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि वो जो फंड्स आपने रेज़ करे हैं उनके हिसाब से वो ओनरशिप किसकी बनती है। जैसे हमने अगर इक्विटी शेयर्स अगर हमने इशू करे हैं तो कंपनी के ओनर्स हैं वो, अब जिनसे हमने ये फ़ंड रेज़ करे हैं, तो ये ओनर्स की तरफ से आ रहा है। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं या फिर अगर हम कहें कि हम कोई लोन लेते हैं, तो फिर वो हम क्या कह सकते हैं कि वो बोरोड फंड्स हैं। तो ओनरशिप के बेसिस पे भी हम इनको फंड्स ऑफ ओनर्स और बोरोड फंड्स दो चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं इंटरनली जनरेटेड फंड्स और एक्सटर्नल फंड्स। ये भी अभी मैंने पीछे बताया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीनों कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई है, इन तीनों में ही मिक्स है, वही चीज़ें बार बार आएंगी, बस बता रखा है कि टाइम के बेसिस पे कौन से हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टाइम के बेसिस में, लॉन्ग टर्म में हम कहेंगे कि जो इक्विटी शेयर फंड्स हैं और डिबेंचर फंड है वो लॉन्ग टर्म में आएंगे। अब ओनरशिप के बेसिस में क्या होगा, जो ओनर के फंड है उनमें इक्विटी आ जाएगा और जो हमारे बोरोड फंड है उनमें डिबेंचर आ जाएगा। तो चीज़ें वही हैं, हम दोनों चीज़ों को बार बार डिस्कस करें, बस ये क्लासीफाई करने का तरीका अलग है। तो एक बार अगर मैं इसको टाइम के बेसिस में आपको करवा देती हूँ तो वो हमारा ओनरशिप के बेसिस पे भी कवर हो जाएगा और जनरेशन के बेसिस पे भी कवर हो जाएगा। फिर मैं उनको इन दोनों में एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूँगी। तो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम।
तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। देखिए, जब हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जनरली कुछ एक बुक्स में सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दिया हुआ मिलेगा, और कुछ एक बुक्स में जो है मीडियम टर्म भी डिस्कस किया हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, इनमें से लगभग मोस्ट ऑफ जो नेम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर, वो सब आपके सुने हुए हैं और पहले पढ़े हुए हैं। आप उनको एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो पिछला आपके सेमेस्टर है उनमें ये सारे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, ये आपको फर्स्ट ईयर में ही मैंने करवाए थे। इसके अलावा आपने +1 और +2 में भी आप ये सभी बेसिक्स कर चुके हैं। फिर भी हम एक बार इनको फिर से देख लेते हैं इनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म का मतलब है जो लंबे टाइम तक अगर आपको फंड्स चाहिए, लंबे टाइम से मतलब है आपको 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, इस तरह से आपको फ़ंड चाहिए हैं तो उनको हम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स बोलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर से मतलब है हमारा ऑर्डिनरी शेयर से। तो ऑर्डिनरी शेयर्स के जो ओनर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो जो ऑर्डिनरी शेयर्स के हमने पहले पिछली क्लासेस में आपने फीचर्स पढ़े हैं, वो आपको पता होगा कि उनको जो भी फर्म के प्रॉफिट्स हुए हैं उनमें क्लेम करने का हक होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लेम ऑन इनकम। वो उनको कैसे मिलता है? डिविडेंड की हेल्प से। जब हमें या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह के प्रॉफिट्स होते हैं तो उन प्रॉफिट्स को एंड में हम जो भी हमें इंटरेस्ट देना है या टैक्स पे करना है, वो सब पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उस बचे हुए प्रॉफिट को हम जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनमें बांट देते हैं और उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लेम ऑन इनकम। तो जो भी बची हुई इनकम है उसके ऊपर क्लेम करने का इनका हक बनता है। दूसरा है क्लेम ऑन एसेट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको जो एसेट्स हैं उनके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि उनका वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्लेम वो कब करते हैं? वाइंडिंग अप के टाइम पे करते हैं। और वो कब क्लेम कर सकते हैं? लास्ट में, जब डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो अपना ले चुके हैं जो भी उनका बनता है। इसके अलावा जो जितने भी लोन्स थे, कहीं से भी बोरोड फंड्स और ले रखे थे, उनकी कोई इंटरेस्ट या उनकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम चुका चुके हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो भी बनता है वो उनको दिया जा चुका है। तो उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो उसमें एसेट्स के, बचे हुए एसेट्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। फिर तीसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है राइट टू कंट्रोल। जो भी कंपनी के ज़रूरी हम कहें मुद्दे होते हैं, उनमें अगर बोर्ड को किसी भी तरह का वोटिंग करनी है तो इनको वोट देने का हक होता है। ये वोट करने का हक सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, क्योंकि ये कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं। इसके अलावा ये किसी को भी नहीं होता। तो ये इसकी एक एक्सेप्शनल फीचर है जो और किसी भी हम कहें दूसरे फाइनेंस प्रोवाइड करवाने वाले को नहीं मिलती, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को, या हमने किसी और से लोन लिया है तो उनको। तो ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है ये फीचर। इसके अलावा वोटिंग राइट के अलावा वो उनको राइट होता है, प्रीएम्प्टिव राइट जिसको हम बोलते हैं, वो होता है कि इनको राइट इशू का भी राइट है। राइट इशू से मतलब है जब एफपीओ आता है किसी भी कंपनी का तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस मिलती है, तो इसको बोलते हैं। इसके बाद इसके जो एडवांटेजेस हैं कि ये परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करवाता है कंपनी को। परमानेंट कैपिटल बेस, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। दूसरा, ये कंपनी को बोरोइंग बेस प्रोवाइड करवाता है। इसके ऊपर ही फिर आगे हम कह सकते हैं कि जो लैंडर्स हैं वो लैंड, या हम किसी से भी पैसे हम कह सकते हैं क्रेडिट पे ले रहे हैं, जैसे बोरोइंग्स कर रहे हैं, वो बोरोइंग्स डिबेंचर्स के रूप में है या फिर हम टर्म लोन ले रहे हैं, तो उनका जो बोरो करने का बेस क्या है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना या ना करना वो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे होता है। वैसे तो जनरली कंपनी इनको जो डिविडेंड है वो पे करती है, लेकिन अगर कोई हार्ड टाइम्स हैं कंपनी के लिए तो हो सकता है कंपनी उनको डिविडेंड पे ना कर पाए।
तो फिर इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली, अगर हम कहें तो उस टाइप की कैपिटल है। कॉस्टली इनको इसलिए कहा जाता है कि जो डिविडेंड्स हैं, एक तो उनके ऊपर टैक्स डिडक्शन नहीं बनती, दूसरा जो फ्लोटेशन कॉस्ट इनकी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। फ्लोटेशन कॉस्ट से मतलब है चाहे हम पब्लिक इशू से करवाएं या प्राइवेट प्लेसमेंट से फंड रेज करें या राइट इशू लेके आएँ, इन सब में ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इतनी कॉस्ट अगर हम कहें तो जो दूसरे तरीके हैं डिबेंचर्स या कोई और तरीके से फंड रेज करने, उनसे नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कॉस्टली पड़ते हैं। दूसरी बात इसमें रिस्क की भी है। जो इस तरह की जो कैपिटल है वो ज़्यादा रिस्की और अनसर्टेन मानी जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपको कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा। और जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो वो हायर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर ये इसके अलावा इसमें एक तीसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर नए शेयर्स को इशू करा जाता है तो अगर आपके एकदम से प्रॉफिट्स नहीं बढ़े हैं तो अर्निंग्स जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगी, और आप नए शेयर इशू करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका ऑनरशिप भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी। इसके बाद हम सेकंड चीज़ डिस्कस करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा इससे पहले। रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं जो हमारे पास प्रॉफिट्स आए हैं, सारा का सारा जो भी हमारे टैक्स थे, इंटरेस्ट थे, वो निकाल देने के बाद हमारे पास जो कुछ बचा है उनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं इनका हम क्या कर सकते हैं, हम डिविडेंड बांट सकते हैं इसको। हम अगर हमारे पास कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई अपॉर्चुनिटी है फर्म के पास, तो फर्म उसमें लगा सकती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है। फर्म ऐसा भी कर सकती है कि एक पार्ट जो है वो डिविडेंड में बांट दे और दूसरा पार्ट जो है वो एक पार्ट अपना बचा के और जो फर्म के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट कर दे। तो रिटेन्ड अर्निंग्स आपको क्लियर हो गया होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है इनकी कॉस्ट हमें क्या पड़ती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे बाकियों की डिस्कस करेंगे वैसे ही। तो वहाँ पे जब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स। इसको हम प्रेफरेंस कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को। तो आपने प्रेफरेंस शेयर भी आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो क्या फीचर उनके अंदर होती है कि जो इंटरेस्ट रेट है उनका वो फिक्स होता है, और इनको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनको जब डिविडेंड दिया जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस दी जाती है, जो इनके नाम से ही, नाम ही उसके बेसिस पे रखा गया है, प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन इनका जो भी क्लेम होता है वो डिबेंचर होल्डर्स के बाद में होता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले होता है। इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ये इनको इससे इक्विटी शेयर से अलग फीचर है कि इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंपनी के ओनर्स नहीं हो सकते। लेकिन ये अगर देखा जाए तो किस तरह के है, ये एक हाइब्रिड टाइप के हैं। इनमें कुछ एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इक्विटी शेयर से आई हैं और कुछ एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिबेंचर से आई हैं। डिबेंचर जैसे आपने पहले पढ़ रखा है वैसे तो, फिर भी मैं इसको भी एक बार डिस्कस करूँगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की हम बात करें तो इनकम और एसेट्स के ऊपर जो क्लेम है वो तो मैंने बता ही दिया है कि इनकम में इनका जो हक है या इनको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो इक्विटी शेयर्स से पहले मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स के बाद मिलेगा। एसेट्स पे भी इनके क्लेम में यही चीज़ फॉलो होगी। इनको क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स भी दिया जा सकता है अगर किसी साल पे नहीं हुआ था और आपने क्यूमुलेटिव टाइप के प्रेफरेंस शेयर, इनके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शेयर्स के। तो अगर आपने क्यूमुलेटिव टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो फिर आपको पिछले साल जो आप जब लॉसेस हुए थे और तब आप इनको डिविडेंड नहीं बांट पाए थे, वो डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ सकता है पिछले साल के साथ। तो इसलिए इनको क्यूमुलेटिव डिविडेंड की भी एक फीचर इसमें होती है। दूसरा रिडम्पशन की होती है। ये रिडीमेबल भी होते हैं और इरिडीमेबल, दोनों टाइप के होते हैं। तो जो रिडीमेबल होते हैं वो जो इनका टाइम पीरियड है, मैच्योरिटी डेट है, उस दिन रिडीम हो जाते हैं, और जो इरिडीमेबल है वो चलते रहते हैं और रिडीम नहीं होते। इसके अलावा इसकी जो फीचर्स हैं वो है
इसके लिए एक अलग से फ़ंड बना के रखा जाता है, सिंकिंग फ़ंड प्रोविज़न। अगर हमें प्रेफ़रेंस शेयर रिडीम करने का टाइम आ गया है तो हम उस पर्पज़ से उसको बना के रखते हैं और वहाँ से पैसा निकाल के जो प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कॉल फ़ीचर भी होती है, कंपनी इनको बाय बैक कर सकती है और इसकी अलावा इन ये कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हमने शुरू में ही इसको इस हिसाब से इनको इशू करा है कि ये बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो उनको हम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। तो कन्वर्टिबिलिटी की भी एक फ़ीचर इसमें होती है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो है कि ये रिस्कलेस लिवरेज एडवांटेज जो है वो फर्म को प्रोवाइड करवाता है। इसमें जो डिविडेंड की जो ऑब्लिगेशन है वो फिक्स्ड होती है, हमें पता होता है कि हमारा कितना हमें उनको पे करना है और डिविडेंड को पोस्टपोन किया जा सकता है। इसके अलावा इनके जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि डिविडेंड जो है वो टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उसके ऊपर हमें नहीं मिलता, इसलिए ये डिबेंचर्स से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और डिविडेंड हमें पे करने ही करने होते हैं, वो कई बार हमें नेक्स्ट ईयर भी पे करने पड़ सकते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डिबेंचर। डिबेंचर वैसे तो आप पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर भी इसके जो मेन फीचर्स टाइप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डिबेंचर की जो पहली फ़ीचर है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से ये सब को सूट करते हैं ज़्यादातर फर्म्स को, वो है इंटरेस्ट रेट। इसका एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है और डिबेंचर्स के लिए जो टैक्स हम पे करते हैं, हमें टैक्स में डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट के ऊपर, जो इंटरेस्ट उनके लिए पे करा जाता है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होता है और वही पे करना होता है। दूसरी बात है मैच्योरिटी। 7 से 10 साल के होते हैं इंडिया में लगभग, उसके बाद ये मैच्योर हो जाते हैं और रिडीम कर दिए जाते हैं। इनके लिए भी फर्म अपना एक सिंकिंग फ़ंड बना के रखती है और उस फंड में पैसा इकट्ठा होता रहता है और पीरियोडिकली जैसे जैसे डिबेंचर्स रिटायर होते रहते हैं वैसे वैसे उनको उनके पैसे के साथ रिटायर कर दिया जाता है। इसमें भी बाय बैक कॉल प्रोविज़न होता है। अगर फर्म चाहे तो अपने ही डिबेंचर्स को बाद में ख़रीद सकती है और जो उस टाइम जो उनका जो वो पैसे देती हैं डिबेंचर होल्डर को, वो ज़्यादा हो सकती है, उसकी जो वैल्यू होती है। अच्छा, इसमें एक टर्म होती है स्टूडेंट्स, मुझे बीच में याद आई है, इंडेंचर बोलते हैं जिसको। इंडेंचर जो होती है वो होती है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है इशूइंग कंपनी के बीच में और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में, जिसमें सभी जो हम कहें टर्म्स और कंडीशंस हैं वो मेंशन होती हैं। तो इसके बाद है क्लेम्स की। अगर हम बात करें कि डिबेंचर्स के ऊपर क्या किस तरह के क्लेम्स, या हम कहें कि क्लेम की बात करें तो इनकम में और एसेट्स में दोनों में ही किस तरह का क्लेम होता है। सबसे पहले अगर जो भी इनकम हुई है तो सबसे पहले हमें क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो पहले इनकम पर ये क्लेम करते हैं, इसके बाद शेयर होल्डर्स का क्लेम होता है। तो उसके अगर कंपनी के वाइंडिंग अप की बात आती है तो उस वक्त भी सबसे पहले इन्हीं का हक होता है। तो ये इनको फ़ायदा होता है और ये सबसे ज़्यादा सेफ़ अगर हम कहें तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ में से माना जाता है। यहाँ पे फिर टाइप्स हैं स्टूडेंट डिबेंचर के। डिबेंचर्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से मतलब होता है कि वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे और उनकी रीपेमेंट होगी। कन्वर्ट से मतलब किस में कन्वर्ट नहीं होंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ उसकी रीपेमेंट हो जाएगी डिबेंचर होल्डर को। इसके अलावा फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं जो पूरे के पूरे बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे किसी फ्यूचर टाइम पीरियड में। वो स्पेसिफाई कर रखा होगा कि इतने सालों के बाद ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की फीचर के साथ अगर कंपनी ने इनको बनाया है तो उनको फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर बोलते हैं। कुछ एक पार्शली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पार्ट जो है वो रीपेमेंट हो जाएगी उसकी और एक पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स में। इसके अलावा जो टाइप्स हैं डिबेंचर्स के वो कई बार ये सिक्योरिटी और अनसिक्योर्ड के बेसिस पे भी होते हैं। इनको जो किसी न किसी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के
किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो सिक्योर होते हैं उनको सिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं, और जो नहीं सिक्योर होते उनको नेक्ड या अनसिक्योर्ड बोलते हैं। तो जब वाइंडिंग अप की बात आती है तो सबसे पहले सिक्योर्ड जो हैं वो उनका क्लेम होता है, और सेकंड उसके बाद अनसिक्योर्ड वालों का आता है। जो इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो डिबेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड में। अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें तो इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। अभी इसमें लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बचे हुए हैं। ये हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।